हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 10 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 फरवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे सबसे पहले लास्ट डे के क्वेश्चंस की रिवीजन की। हम लोग 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लैंड की टीम को हरा करके भारत ने छठी बार अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत लिया है। 5 फरवरी 2026 को अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार ट्रीटी समाप्त हो गई, जो सबसे पहले 1991 में फिर 2010 में रिन्यूअल हुई थी। उधमपुर जम्मू कश्मीर में बसंतगढ़ वन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन किया। भारत ने 6 फरवरी 2026 को उड़ीसा के तट से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। $1 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन या कहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाला दुनिया का पहला रिटेलर ब्रांड बन गया वॉलमार्ट। 2026 का राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसमें 3 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने, और मीराबाई चानू ने 3 नए रिकॉर्ड नेशनल बनाए हैं। राजस्थान का अलवर जिला 100% बीमा कवरेज वाला पहला भारतीय जिला बन गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में देश में पहली बार केरल राज्य ने वृद्धजन बजट पेश किया है। 6 फरवरी को पीएम मोदी के द्वारा छात्र संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। ईसीआई पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रीय राज्य चुनाव आयुक्त का सम्मेलन आयोजित करेगा। ये 24 फरवरी को करेगा। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। वहीं पर देखिए, कल दिन में पार्ट 2 भी आ चुका है जनवरी मंथ का, तो जनवरी मंथ का मंथली भी आप जाकर के रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर भी आती है, उसका भी आप रिवीजन कर लीजिए। इसी नए चैनल पर आती है सब, ठीक है। नया चैनल एमजेटी करंट अफेयर के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इसी पर करंट अफेयर रिलेटेड सारी वीडियोज आती हैं। अब आगे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 2026 पूरे भारत में किस तारीख को आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2026 ये साथियों मनाया गया 10 फरवरी को। 10 फरवरी यानी कि आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन जितने भी बच्चे हैं, खास करके 1 से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को, स्कूली और गैर स्कूली चाहे जो भी हों, इनको इनके पेट में जो परजीवी कीड़े आ जाते हैं ना, उसको खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इनको एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएगी। आपने भी खाई होगी बचपन में। एल्बेंडाजोल की गोली जो होती है ना, ये एक पेट में जब कीड़े रहते हैं उसको मारने की दवा होती है, 6 महीने में एक बार खाई जाती है ना। तो वो काम करती है, तो वो मुफ्त गोली दी जाएगी। और ये अभियान चला करके स्वास्थ्य मंत्रालय जगह जगह पर बच्चों को बांटेगा, जिससे उनके पेट में जो परजीवी कीड़े आ जाते हैं वो खत्म किए जा सके। तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल मनाया जाता है। तो 2 बार साल भर में वैसे मनाया जाता है, एक बार 10 अगस्त को, एक बार 10 फरवरी को, ठीक है। लेकिन मुख्यतः 10 फरवरी होता है। अगला, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और डराने धमकाने को रोकने के लिए किस पुलिस ने, या कहें कहाँ की पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया? तो ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया गया है। जो लोग सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग करते हैं, हर्ष फायरिंग करके वीडियो बनाते हैं, या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया पर गन वगैरह को शो करके एक प्रकार से ना कूल दिखने वाला वीडियो बनाते हैं, तो इसको रोकने के लिए अभी दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। ना सिर्फ रोका जाएगा बल्कि जाकर उनको पकड़ा भी जाएगा कि आप तो या तो गन रखे हो, अगर उसको तो उसका शोकेस ना करो, ठीक है। इसके अलावा उस पर रीलबाजी वीडियो वगैरह ये सब ना बनाओ, डराना धमकाना ये सब ना करो, कोई भड़काऊ पोस्ट ना करो। तो इसके लिए यहाँ ऑपरेशन शस्त्र चलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब इस दौरान 6,000 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्कैन किया गया। 61 एफआईआर भी दर्ज की गई 83 लोगों पर, ठीक है। 16 नाबालिग भी इसमें शामिल थे। 80 से अधिक हथियार भी जब्त किए गए हैं। तो इन पर बीएनएस की धाराओं पर केस भी चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जनवरी महीने की ई बुक आ गई है। इस ई बुक को आप एमजेटी ऐप पर जाकर के ले सकते हो, या फिर व्हाट्सएप करके आप इस ई बुक को ले सकते हो मात्र 20 रेट्स में। जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में ले सकता है, जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में ले सकता है। मंथली ई बुक आती है, चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट होते हैं, 350 प्लस क्वेश्चंस का ये ई बुक होता है। ऐसे ही लास्ट 6 मंथ का और ऐसे ही लास्ट ईयर का ई बुक अवेलेबल है। आप ये सारी ई बुक्स एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर पाओगे। आप देख पाओगे किस प्रकार से कंटेंट रहता है, हमारा पूरा का पूरा कवर रहता है। 100% कवरेज हम लोग देते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं रहता है कि क्वेश्चन आंसर ही उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, नहीं।
इसको भी डिटेल से शॉर्ट लिस्ट करके अच्छे से कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद ई बुक तैयार की जाती है और वो ई बुक आपके पास पहुंचती है, जो बहुत ज़्यादा इन्फोग्राफिक के साथ होती है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं रहता है कि पूरा हम लोग न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह डाल देते हैं, है ना, कॉपी पेस्ट वाला भी सिस्टम नहीं रहता है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है, जिससे आपको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूल लगे। तो आप ये सारी ई बुक्स हमारी MZT ऐप पर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जा कर के प्राप्त कर सकते हो। बाकी एग्जाम नोटिफिकेशन और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन, केरल के बाद अपना व्यापक पक्षी एटलस शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया है गोवा, जिसने पक्षियों के लिए एटलस जारी किया है। पक्षी एटलस मतलब क्या? एटलस मतलब एक प्रकार का होता है रास्ता, है ना, या कहें कि एरिया डिसाइड करना कहाँ पर क्या है। तो अब केरल ने पक्षियों का एटलस जारी किया था, तो वो बना था पहला राज्य। उसने बताया था ना हमारे केरल राज्य में कहाँ पर कौन कौन से पक्षी रहते हैं, किस किस प्रकार के पक्षी। अब ऐसे ही पक्षियों का एटलस गोवा ने जारी किया है। अब गोवा बता रहा है कि हमारे गोवा में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रकार के पक्षियों का विस्तार पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर बहुतायत मात्रा में वो रहते हैं, है ना। तो गोवा 9वां बर्ड फेस्टिवल वालपेई में अभी एक आयोजित किया गया प्रोग्राम, उसमें ये जारी किया गया है एटलस 7 फरवरी को। इसे मैजेस्टिक महादेई कहा गया, मैजेस्टिक महादेई। ठीक है, ये महादेई नदी बेसिन की जैव विविधता पर केंद्रित थी। तो सी कंदवेलो ने इसका उद्घाटन किया है। अब साथ साथ में एक बुक भी इसमें पब्लिश की गई है। तो खैर, पक्षी एटलस वैज्ञानिक एक दस्तावेज होता है जो ग्रिड आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से जारी किया जाता है कि देखो यहाँ यहाँ पर ये टाइप के पक्षी रहते हैं बहुतायत मात्रा में। वैसे आप गोवा को जानते हो, यूसीसी लागू करने वाला, यूसीसी या कहें यहाँ पहले से ही लागू होने वाला ये पहला राज्य है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ठीक है, तो वो पहला राज्य है बाकायदे लागू करने वाला। लेकिन यूसीसी पहले से ही अगर लागू कहाँ पर पूछा जाएगा तो आप गोवा बताएंगे। वर्तमान में 2 ही राज्य हैं जहाँ यूसीसी लागू है, यूसीसी अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पणजी खैर गोवा की राजधानी। गोवा आप यहाँ पर देखोगे बहुत छोटा सा राज्य है, यह केवल 2 अपने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से। 2 जिले हैं, 40 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से सीएम है। अशोक गजपति राजू यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर अंसी नेशनल पार्क भी पड़ता है, क्योंकि वो कर्नाटक में भी पड़ता है, इसमें भी पड़ता है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। दडेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आई है, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमेशा की तरह इस बार भी चौथे पायदान पर बरकरार है। तो जैसे फर्स्ट पर हमेशा रहता है यूएसए, है ना, वैसे ही इस बार भी फर्स्ट पर यूएसए ही है, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना, चौथे पर इंडिया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और इसमें स्कोर मिला है 0.1346 का। पाकिस्तान 14वें स्थान पर आ गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। इस बार इसकी रैंक खूब गिरी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ठीक है, खैर दक्षिण कोरिया ने सबको चौंकाया है। दक्षिण कोरिया जो है ये ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे करके टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। ये 5वां बन गया है इंडिया के जस्ट बाद। तो इस इंडेक्स में ये देखा जाता है कि सैन्य शक्ति के मुकाबले में ओवरऑल सैन्य शक्ति किसकी कितनी मजबूत है। तो इंडिया चौथे स्थान पर आता है दुनिया में, एक बड़ी बात है ये। 145 देशों में रैंक की जाती है। अगला, उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? इंडिया का फर्स्ट पोर्ट जिसने डिप्लॉय किया है एंटी ड्रोन सिस्टम। मतलब कोई ड्रोन से अगर अटैक करना चाहेगा तो 5 से 6 किलोमीटर पहले ही वो इसे डिटेक्ट कर लेगा और 1-2 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचने से पहले पहले तक उसे जैम कर देगा। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम लागू हो गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला पोर्ट हो गया है जहां पर हाईटेक एंटी ड्रोन प्रणाली, एडवांस एंटी ड्रोन प्रणाली लागू कर दी गई है। ठीक है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर और रडार फ्रिक्वेंसी पर आधारित होगी और ये ड्रोन को जैम कर देगी। ठीक है, उनको शूट डाउन नहीं करेगी, जैम कर देगी, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जाना कहाँ है या टारगेट कहाँ है, वहीं पर वो स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी कहीं ना कहीं से सिग्नल मिल रहा होगा, है ना। तो वो सिग्नल उनका जैम हो जाएगा, तो वो बिल्कुल अपने जहाँ से उनका ट्रांसमीटर रहेगा वहाँ से सिग्नल खो देंगे, मतलब कि कम्युनिकेशन खो देंगे। तो इसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की सहायता से बनाया गया है
और थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थित वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला पोर्ट बन जाएगा। 20 करोड़ की लागत आई है इसको बनाने में। अब आने वाले दिनों में ऐसे ही आप देखोगे जो इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी सिक्योर करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स वगैरह लगाए जाएंगे। अगला है 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया हरियाणा की टीम ने। इस बार हरियाणा ने रेलवे को पीछे कर दिया है। रेलवे की टीम को हरियाणा ने हरा दिया है 39-37 के मुकाबले से। तो ये 72वीं महिला सीनियर महिला की नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप थी। भारतीय रेलवे सिल्वर जीती है और इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल दो लोगों ने जीता, मतलब दो राज्यों की टीम ने जीता है। कौन कौन? एक तमिलनाडु की टीम ने और दूसरा हिमाचल प्रदेश की टीम ने। तो तेलंगाना हैदराबाद में इसका फाइनल मैच हुआ, इसको जीत लिया हरियाणा की टीम ने, इसे याद रखना। ओके, हरियाणा के बारे में अगर जानूँ तो हरियाणा आपको चंडीगढ़ राजधानी दिख जाएगी। नायब सिंह सैनी सीएम है यहाँ पर बीजेपी पार्टी से। असीम कुमार घोष गवर्नर है। यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कलेसर नेशनल पार्क है और 22 जिले हैं, 90 सीटें विधानसभा में, 10 सीट लोकसभा में, 5 सीट राज्यसभा में यहाँ से जाती है। अगला, ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन हो रहा है और ये नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली में आयोजित होगा, 16 तारीख से शुरू होगा, इस बार होने जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जब जब रीजनल हो रहा था एआई समिट, है ना, जब एक बार राजस्थान में हुआ था, गुजरात में हुआ था, यूपी में हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि ये तो रीजनल हो रहा है लेकिन एक बार नेशनल वाला भी होगा, मतलब नेशनल लेवल पर होगा जिसमें विश्व के भी आएंगे सब। तो ये एआई इम्पैक्ट इंडिया समिट का हिस्सा हुआ करता था, वो रीजनल वाला था, ये मेन वाला है। तो वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का एआई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के नाम से ये होगा आयोजन और मेज़बानी इसकी नई दिल्ली में होगी, भारत करेगा मेज़बानी। साउथ में ये पहला होगा, साउथ मतलब कि साउथ एशिया में। ठीक है, थीम इसकी रखी गई है पीपल प्लानट एंड प्रोग्रेस। तो थीम याद रखना, थीम आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा क्योंकि 3 अक्षर का है तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो 16 तारीख से 20 फरवरी तक चलेगा नई दिल्ली में भारत मंडपम में वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन या इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट भी नाम से इसे जाना जाएगा। तो $70 बिलियन का इसमें निवेश हो रहा है। इस समिट को और बढ़ा चढ़ा करके मतलब इसको आयोजित किया जाएगा, दुनिया भर से इसमें आएंगे सब, एआई से रिलेटेड स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स सब आएंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 के में किस भारतीय शिक्षिका ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 जीता? तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में आपको बताया था कि ये हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, दुबई में हो रहा है। तो अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार भारतीय शिक्षिका को मिला है, नाम है रूबल नागी। तो रूबल नागी ने ये अवार्ड जीत लिया है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में। ठीक है, इसने $1 मिलियन की प्राइज मनी मिली है, लगभग 9 करोड़ रुपए आज के टाइम पर। तो ये जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। इससे पहले 2020 में रंजीत सिंह डिसेले ने ये पुरस्कार जीता था। ठीक है, और इनको ये क्यों मिला है? देखिए, ये वाल आर्ट पढ़ाना, लिखाना और गणित सिखाती हैं साथ साथ में, और इनका एक फाउंडेशन चलता है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन। उसके माध्यम से इन्होंने 800 से अधिक शैक्षिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो इनकी वजह से, इनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से ये अवार्ड दिया गया है। बताया जाता है 20 वर्षों में 10 लाख से अधिक बच्चों को औपचारिक रूप से इन्होंने शिक्षा प्रोवाइड की है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया? तो ब्लैक स्वान इंडिया समिट ये हुआ भुवनेश्वर में, ओडिशा में। ब्लैक स्वान होता क्या है? देखिए, ब्लैक स्वान एक इकोनॉमिक टर्म है। इकोनॉमी में इसको कहा जाता है जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके, मतलब अनप्रिडिक्टेबल। जैसे भविष्य में आपको पता ना हो कि क्या हो सकता है। भाई अभी भी सिचुएशन ऐसे ही बनी हुई है ब्लैक स्वान टाइप की, कि मतलब कभी भी हो सकता है कि अब अभी कल को मान लो ट्रम्प अटैक कर देते हैं ईरान पर, तो अचानक से आप देखोगे तेल के दाम बढ़ने लगेंगे, अचानक से शेयर मार्केट क्रैश होने लगेगा, अचानक से बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी, चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। या फिर कल को पता लगे कि ट्रम्प फिर से टैरिफ अनाउंस कर दे, कुछ भी हो सकता है। इस समय जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक स्वान वाला टर्म या सिचुएशन चल रहा है। तो ऐसे में भारत की जीडीपी को या भारत की इकोनॉमी को कैसे मजबूत रखा जाए, कैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मजबूत रखे जाएं, इन पर यहाँ पर चर्चा हुई है। यहाँ पर उड़ीसा की जो मुख्य सचिव हैं अनु गर्ग, इन्होंने कहा है कि उड़ीसा मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ $112 बिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा हुआ है। राज्य का टारगेट ये भी है कि 2027 तक 10 मिलियन नौकरियां भी सृजित करे।
2036 तक $500 बिलियन की इकोनॉमी बने और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी अकेले उड़ीसा बने। ये तो रोड मैप उन्होंने बताया अपना। ठीक है, तो खैर इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई यहाँ 5-6 फरवरी को भुवनेश्वर उड़ीसा में ब्लैक स्वान समिट इंडिया में, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया। अगला, हाल ही में निधन हुए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यात्रा लेखक ह्यू गैंडजर, ये भारतीय नौसेना में थे। ये नौसेना में किस पद से रिटायर हुए थे? तो ये भारतीय नौसेना के कमांडर पद तक पहुंचे थे और उसके बाद ये रिटायर हुए थे। इसके अलावा ये एक यात्रा वृत्तांतक भी थे या एक स्टोरी टेलर, जो जैसे आज के टाइम पर वीलॉग होता है ना, वीलॉगिंग लोग करते हैं, एक्चुअल में वीलॉगिंग इन्होंने ही दी है, शुरू किया था। ये ही जा कर के जगह जगह पर यात्रा करके यात्रा वृत्तांत अपनी किताबों में लिखा करते थे और इनके इसी कामों की वजह से इनको पद्मश्री भी मिला। इनको इनकी वाइफ इनकी सहलेखिका हुआ करती थी। दोनों ने मिल करके 30 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी और उसमें इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे। यात्रा वृत्तांत मतलब ना, जहाँ पर यात्रा करने गए वहाँ के बारे में। जैसे आज के टाइम पर डिजिटल हो गया है तो लोग वीलॉगिंग करते हैं, लोग कहीं जाते हैं तो उसका वीडियो बनाते हैं, फिर वो वीडियो अपलोड करते हैं। तो वर्तमान समय का ये यात्रा वृत्तांत हुआ। ऐसे इन्होंने मियाँ बीबी ने मिलकर के 30 से ज़्यादा किताबों में ऐसा किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें इंट्रीग्यूइंग इंडिया इस नाम से सीरीज़ में आती थी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। ट्रेवल जर्नलिज्म के जनक कहे जाते हैं भारत के। ठीक है, तो इनका अभी निधन हुआ, पद्मश्री से सम्मानित थे, ये बात याद रखना आपको। 2025 में इनको मिला था पद्मश्री संयुक्त रूप से, तो इनका अब निधन हो गया है। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। आप रात को 9 बजे टेलीग्राम चैनल ओपन कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये नया चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। अभी रुकिए, जाइए मत, अभी लास्ट डे का क्वेश्चन देख लीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह की पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में। तो भारत सरकार ने आंद्रे बेटल को पद्म भूषण कब दिया था? तो इनको मिला था 2005 में। आज आपको क्या बताना है कि अग्नि 3 मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? कल मैंने आपको समझाया था, सब बताइए। इसके अलावा वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।